नमस्कार सर। नमस्कार। सर पहली बार हम मिले थे, आपको याद है तीसरे में आप गए थे? जी। तो वो उस दिन के बारे में थोड़ा आप कुछ बता दीजिए। नहीं उस दिन मैं सोच रहा था कि ये जो बंदा जिससे मैं मिलने वाला हूँ, ये बंदा आखिरकार है कैसा? कैसा दिखता होगा? कैसा है ना? लेकिन जब आपसे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने भाई से बहुत दिनों के जी, बाद मिल रहा हूँ। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? मेरे डेली रूटीन की बात करोगे तो भाई एक कमाल का रूटीन है और मैं सच बताऊँ मुझे उस रूटीन को फ़ॉलो करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस स्पिरिचुअलिटी पे आप बात करते हैं सर। जी। लाइक आप स्पिरिचुअलिटी में कितना बिलीव करते हैं और आपके यहाँ पर क्या थॉट्स है, व्यूज़ है? कान्हा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं, जी, क्योंकि उनको मैं प्रेम का देवता, प्रेम का भगवान मानता हूँ। उन्होंने प्रेम सिखाया है हुँ, और मैं प्रेम पे बिलीव करने वाला इंसान हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं। लाइफ में कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। कि अगर कोई पक्षी उड़ रहा है, जी। तो उसका धर्म क्या हुआ? उड़ना। अगर हम धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए टोटली रह गए, तो फिर हम ना देश का डेवलपमेंट कर पाएँगे, ना खुद का डेवलपमेंट कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ ग्रेट टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड ब्लॉगर एंड आज का जो पॉडकास्ट है, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि हमने स्पिरिचुअलिटी का सेगमेंट कवर किया है, पॉलिटिक्स का एंड बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग भी रहने वाला है। सर ने हमें डेटिंग टिप्स दिए हैं, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बोला है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बोला है एंड एंड में यूथ के लिए एक ऐसा मैसेज भी दिया है जो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है सर चाय विद करण के दूसरे एपिसोड में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के जी सर, और चाय आपके साथ पीने में बहुत मज़ा आने वाला है। धन्यवाद सर। सर तो कैसे है सर? बस बहुत अच्छा ज़िंदगी बीत रही है, आप देख रहे हो बिंदास हिसाब से चल रहा हूँ, बढ़िया। बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जी रहा हूँ। अरे! सर तो फिर आज तो सर आपसे मिलने का मौका किया। सर पहली बार हम मिले थे, आपको याद है तेजपुर में आप गए थे। जी। सर वो उस दिन के बारे में थोड़ा आप कुछ बता दीजिए। नहीं उस दिन मैं सोच रहा था कि ये जो बंदा जिससे मैं मिलने वाला हूँ, ये बंदा आखिरकार है कैसा? कैसा दिखता जी, होगा? कैसा है ना? लेकिन जब आपसे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने भाई से बहुत दिनों के जी। बाद मिल रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे उस दिन। सर उस दिन मैं आपसे पहली बार मिला था और आपसे मिलने का सर आपके अंदर इतना हम्बलनेस मैंने देखा। लाइक सर मतलब आपका उस पहले से फैन था, उस दिन से और फैन हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर तो अभी पॉडकास्ट चालू किया है, जी, आपका सपोर्ट भी है। जी, आपकी बिल्कुल। वजह से आज हम एक्चुअली सर के घर में ये सब शूट कर रहे हैं। सर ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी किया है। तो सर स्टार्ट करते हैं सर जी, बिल्कुल। लाइक टीचिंग से। सर टीचिंग। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? मेरे डेली रूटीन की बात करोगे तो भाई एक कमाल का रूटीन है और मैं सच बताऊं मुझे उस रूटीन को फॉलो करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मैं हुँ, यंगस्टर्स के बीच में और जो यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे, उनके बीच में रह करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हुँ, मैं यंग जनरेशन जो है ना, देश का फ्यूचर जो है ना, उसको बना रहा हूँ। तो मेरा रूटीन सुबह 4:30 में मैं उठ जाता हूँ और उसके बाद 5 बजे के करीब से मेरे घर में मेरे बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। सुबह करीब मैं 3 ग्रुप्स को पढ़ा लेता हूँ, जिसमें से एक 5 से 6 बजे का रहेगा, 6 से 7 बजे का और 7 से 8 बजे का। 8 बजे के करीब मैं अपना अपना जो पढ़ाने का कार्यक्रम है उसको खत्म करता हूँ और उसके बाद घर का जो दूसरा काम है जैसे पूजा हुँ। करना वगैरह-वगैरह, हम आध्यात्मिक लोग हैं भाई, जी, तो जी, जी। पूजा वगैरह हम कर करना लेते पड़ेगा। हैं। जी। तो उसके बाद का जो रूटीन रहता है वो घर के जो डेली के वर्क है, हुँ, स्पेशली अभी मेरी वाइफ डिलीवरी हुआ है, मेरे घर में हुँ, बच्चा हुँ। हुआ है, तो घर के दूसरे काम भी करने होते हैं, जैसे कपड़ों को धोना है भाई। जी। दूसरों के घर में बहुत सारे लोग होते हैं, तो मेरे में ऐसा नहीं है, मम्मी-पापा कहीं और है, तो सब कुछ मुझे करना होता है। हुँ। और उसके बाद फिर खाना-वाना खा कर के 3 बजे से फिर मेरा वो वही पढ़ाने का रूटीन शुरू हो जाता है, रात के करीब 8 बजे तक, तो यही चलता रहता मतलब है। सुबह के 5 बजे से रात के 8 बजे तक आपका पूरा जी, टीचिंग जी, सिस्टम। बिल्कुल, 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 8 बजे तक ये अच्छा, चलता तो रहता है। सर आप कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? वैसे तो मैं ग्रेजुएट ज्योग्राफी का हूँ, हुँ, मास्टर्स इंग्लिश का हूँ, तो मैं यहाँ पर जनरली इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और जिन बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ना होता है और स्पेशली 8 से 10 तक के बच्चों का हुँ, हुँ। सोशल स्टडीज़, तो ये सब्जेक्ट्स मैं देख देता हूँ बच्चों के लिए। ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। अच्छा। और 8 से 10 तक का अगर आप बात करोगे तो उसमें सोशल स्टडीज़ भी आ जाता है, जिसमें हुँ, हिस्ट्री आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, सिविक्स आ जाता है, तो ये मैं देख देता हूँ। हुँ, हुँ। सर आपने हमें बोला था कि आप पहले स्कूल्स वगैरह में टीचिंग कराते थे। जी, जी, जी। सर तो ऐसा क्या
डिसीजन था आपका हम्म। जिससे कि आप अभी टीचिंग स्कूल में नहीं कराते और अभी होम ट्यूशंस करा रहे हैं? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ जी। मतलब ऐसा था, देखो कि मैंने जैसे बोला कि मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, स्कूल में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपने फैमिली को भी देखना होता है और मेरे जो दूसरे काम है उसको भी देखना होता है। तो मैं अगर स्कूल में पढ़ाता हूँ तो करीब सुबह 8 बजे मुझे यहाँ से निकलना होता है। जी। सुबह के बच्चों को पढ़ा नहीं पाता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारी तैयारी हम्म। करनी होती है। और उसके बाद स्कूल जाओ, स्कूल से घर आते आते करीब 4 बज जाते हैं शाम के। फिर आकर के खुद फ्रेश होकर के खाना खाने बैठो तो खाना खाने का दिल भी नहीं जी, करता जी। है। शरीर पूरा कमजोर हो चुका था। मैं हॉस्पिटलाइज होने का कंडीशन आ गया था खाना नहीं खा खा के। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब को मतलब जो टाइम मुझे देना है ना, वो टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं भाई, घर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाया जाए, स्कूल इसको छोड़ दिया जाए। तो फिर मैंने स्कूल को रिजाइन कर दिया और अब घर में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद में मैंने बहुत सारे स्कूल पढ़ाए हैं। मैंने सीनियर सेकेंडरी, एक सबसे पहले प्राइमरी स्कूल से शुरू किया था, उस स्कूल को पढ़ाया। उसके बाद फिर दूसरे एक सीनियर सेकेंडरी में गया, फिर उसके बाद तीसरे एक सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाया मैंने, फिर चौथे एक सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाया, और इन सारे स्कूल में पढ़ाने के बाद एट लास्ट मैंने रिजाइन दिया है। एट लास्ट मतलब कौन से ईयर में आपने रिजाइन किया? मैंने रिजाइन किया 2023। 2023। 2023। जी जी। सर जब आपने डिसीजन लिया, लाइक फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन आएगा इसी तो। हाँ, पहले तो देखो फैमिली थोड़ा सा, मतलब जैसे वाइफ की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वाइफ अक्सर ये सोचती है कि अगर आपने उस जॉब को छोड़ दिया तो फिर हम चलेंगे कैसे, है ना, अर्निंग कैसे होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। तो वो उसका थिंकिंग था, वो मुझसे कहती थी कि नहीं आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जब उसने मेरा हेल्थ का कंडीशन देखा तो एट लास्ट वो भी एग्री हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको घर में बैठ करके आपको जो भी करना है घर में करना है। तो उसके बाद वो एग्री हुई, और आज के दिन में अच्छा खासा जा रहा है जिंदगी। अभी तो सही चल रहा है। हाँ, अभी सही चल रहा है, क्योंकि मैं उसको अक्सर समझाया करता था, भगवत गीता का नियम एक है भाई, लाइफ में कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो मैं वो कर्म पे बिलीव करके मैं कर्म करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो वही कर्म कर रहा था और उस कर्म का फल आज है। सर जैसे अभी आपने भगवत गीता का जिक्र किया जी। तो, और जब मैं आपसे पहली बार मिला था आपने बोला था कि आप वेजिटेरियन भी जी। और स्पिरिचुअलिटी पे आप बात करते हैं सर। जी। लाइक आप स्पिरिचुअलिटी में कितना बिलीव करते हैं और आपके यहाँ पर क्या थॉट्स है, व्यूज है इसके? देखो, मैं पूरी तरह से बिलीव करने वाला इंसान हूँ स्पिरिचुअलिटी पे। बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग टाइप की बातें करते हैं, साइंस की बातें करेंगे, कुछ कुछ बातें करेंगे। तो मैं एक सनातनी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि हर वो चीज जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरा भगवान है। और सबको मेरे हिसाब से क्या है कि देखो, धर्म प्रॉपरली धर्म किसको, मेरे हिसाब से मैं बात करूं, धर्म किसको कहते हैं। मेरे हिसाब से धर्म वो है जहां पर मेरा किसी और के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वही मेरा धर्म है। जैसे मेरे माँ बाप के प्रति मुझे मेरे माँ बाप को रेस्पेक्ट देना है, उन्हें उन्हें उनकी देखभाल करनी है, उनको सम्मान देना है, ये जो सारा है ना, ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यही मेरा धर्म है। अगर आप मेरे भाई हो, छोटे भाई, तो आपके प्रति मेरे बड़ा भाई होने का क्या कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। मैं एक टीचर हूं तो मेरे स्टूडेंट के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या सिखाना है, उनको कैसा बनाना है, वही चीज मेरा धर्म है। तो मैं उस पर बिलीव करने वाला इंसान हूं। और कान्हा को बहुत ज्यादा मानता हूं मैं, क्योंकि उनको मैं प्रेम का देवता, प्रेम का भगवान मानता हूं। उन्होंने प्रेम सिखाया है और मैं प्रेम पे बिलीव करने वाला इंसान हूं, तो उनको बहुत ज्यादा मानता हूं मैं। जी सर, अभी जैसे आपने बोला कि मतलब कर्म ही हमारा धर्म है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पहले ये भी कहा जाता था कि अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसका धर्म क्या हुआ, उड़ना। हाँ बिल्कुल। तो अभी लेकिन इस समय में क्या हो रहा है कि धर्म के नाम पे बहुतों को बांटा जा रहा है। हाँ। तो उस पे क्या व्यूज है आपके? देखो यार, मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर बांटने का काम राजनीति के जरिए होता है। ठीक है, जहां पर राजनीति होगा वहीं पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाएगा। जैसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने यहाँ पर आकर के लोगों को, क्योंकि तभी हम राज कर सकते हैं, तभी हम उनके ऊपर रूल कर सकते हैं जब हम उनको डिवाइड करके रखेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हमको कोई तोड़ नहीं पाएगा, और अगर डिवाइड कर दिया गया तो फिर अलग अलग ग्रुप्स में हम रूल कर सकते हैं। तो इसीलिए डिवाइड किया जाता है धर्म के नाम पर। जैसे मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा था, उस टाइम पे उन लोगों ने आके धर्म के नाम पर डिवाइड किया, फिर उसके बाद जाति के नाम पर डिवाइड कर दिया लोगों को, है ना, और लोगों को अलग अलग कर दिया। आज के दिन में देखोगे तो अभी तो बहुत जाति के नाम पर बहुत कम हो चुका है
ऐसा जी, कुछ अभी तो जो भी बहुत बहुत रेयर हो, क्योंकि एजुकेटेड हो चुके हैं लोग। लेकिन पहले पहले बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती थी। 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया गया था, उसी को जाति के नाम पर अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया। उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई इसका छुआ पानी नहीं चलेगा, इसका छुआ खाना नहीं होगा। ये सब सिस्टम चालू कर दिया गया देश में लोगों को डिवाइड करने के लिए। लेकिन अगर मैं तो ये बिलीव करता हूं कि देखो, बिलीव करना क्या, यही सच्चाई है। अगर अगर मैं खुद को काटूंगा, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं खुद को काटूंगा तो मेरा लाल ही खून निकलेगा। और अगर मैं किसी और के, जिसको लोग छोटी जाति का कहते हैं, उसके हाथ को काटूंगा ना, तो वहां से भी लाल ही खून निकलेगा। भगवान ने बनाने में कोई डिफरेंस नहीं किया, 2 आंखें उसको भी दी, 2 आंखें मुझको भी दी, है ना। लेकिन लोगों ने ला करके इसको टोटली डिवाइड कर दिया। तो यही मैं सोचता हूँ, और इन चीजों से हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम धर्म और जाति के नाम पर बटे हुए टोटली रह गए, तो फिर हम ना देश का डेवलपमेंट कर पाएंगे, ना खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो जाति के नाम पे तो लोगों को बांटा जा रहा है। लाइक आप इसमें बिलीव करते हैं कि जाति के नाम पे बांटा नहीं जाना चाहिए, इवन आई बिलीव। लेकिन ये अभी मासेस तक कैसे पहुंचाया जाए, इनको अवेयर कैसे किया जाए? देखो, अवेयर करने का एक तरीका तो हमारा सोशल मीडिया हमारा सहारा है ना। उसके साथ साथ देखो, हम खुद इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। जैसे देखो, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता। अगर ये चीज मेरे दिमाग में है, तो मैं एज अ टीचर, मुझे मेरी ये जो सारी बातें है ना, ये मेरे स्टूडेंट्स को सिखानी होंगी। तो इसके लिए सबसे बड़ा रोल तो टीचर्स को प्ले करना होगा। मैं खुद टीचर हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि टीचर्स जो है ना, वो एक समाज को गढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक छोटे से बच्चे को एक टीचर अगर इन चीजों पर, रास्ते पर लेकर के जाएगा, उसको सिखाएगा, तो वो बच्चा बहुत कमाल का हो जाएगा, और उसके दिमाग से ये निकलता चला जाएगा। जैसे मेरे दिमाग से कैसे निकला, मेरे दिमाग से ये बात, मैं भी देखा जाए तो मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूं। मुझे भी अगर उसी तरह का ऑर्थोडॉक्स टाइप का बना दिया जाता, तो शायद मेरे दिमाग में भी उसी टाइप का थिंकिंग आ सकता था, है ना। लेकिन मेरे जो टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई ये जात पात धर्म धंधा ये सब कुछ फालतू की चीजें हैं। धर्म अपनी जगह पर है, उसको प्रॉपरली फॉलो करो। धर्म क्या है, सबको बोलते हैं ना, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबको सुख देखो, पूरा विश्व में शांति हो, है ना, सब बिना बीमार के रहे। तो यही मेरा धर्म है, और मैं उसी को बिलीव करता हूँ, जो कि मेरे टीचर्स से मुझे मिला था। और यही काम टीचर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, समाज को चेंज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सर, टीचर्स का आपने बात किया जी, तो सर आपने मतलब अपना जो एजुकेशन है वो कहाँ से किया, कैसे स्टार्ट किया, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे एजुकेशन की भी कमाल की कहानी है। वैसे तो मैं पहले यहीं पढ़ा हूँ, यही जो एरिया जहाँ पर आप आए हो, यहाँ पर एक बहुत पुराना स्कूल है। मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। क्लास 1 में, मैं क्लास 1 से क्लास 2 में मेरा प्रमोशन हुआ था कि मेरे पापा अरुणाचल प्रदेश में सर्विस करते हैं, डिफेंस पर्सन है, डिफेंस सिविलियन। तो उन्होंने मुझे यहाँ से बोला कि नहीं बेटा चल, मैं तेरे को अपने साथ लेकर के जाऊंगा, वहां पर पढ़ेंगे। तो पापा मुझे लेकर के चले गए अरुणाचल प्रदेश, टेंगा वैली नाम का जगह था। वहां पर केंद्रीय विद्यालय हुआ करता है, सेंट्रल स्कूल है। तो केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली में मेरा एडमिशन किया गया वहां पर, और वहीं पर मैंने जो अपना एजुकेशन है अप टू 12 वहीं से कंप्लीट किया। और केवी के टीचर बहुत कमाल के होते हैं, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा मतलब ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, जिसकी वजह से ये जो चीजें आज आपके साथ में मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीजें वहीं से आई समझ सकता हूँ सर। आप भी मतलब केवी पास आउट है, मैं भी केवी पास आउट। जी, आपने दौरान कॉलेज में पढ़ाई किया, मैंने भी दौरान कॉलेज में पढ़ाई किया। सिमिलैरिटी तो है, मतलब वो बहुत है, इसीलिए बहुत कुछ मिल जाता है। जी जी। और सर आपका जो हिंदी का एक्सेंट है जी, वो बहुत प्यारा है जी। आप बहुत अच्छे हिंदी बोल लेते हैं। आप भी बहुत कमाल का बोल लेते हो। केवी वाले हैं ना? केवी वाले हैं, वो केवी से आया है मतलब। सर, तो इसी से और एक मेरा बात ये निकल के आता है, आसाम में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, लाइक उसमें हिंदी को शायद मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है सर। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात कहा है आपने। हिंदी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये हिंदी सिंधी यहाँ पर नहीं चलेगा, इस टाइप के बात करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। उनका मैं दिमागी स्तर नहीं समझ में आता है मुझे, क्योंकि जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, दैट मीन्स एसामिस इज आवर लैंग्वेज। অসমীয়া আমার ভাষা হয়, আমি অসমীয়া জানো, আমি অসমীয়া কবই লাগিব, আমি শিকিম। लेकिन आप हिंदी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, मैं बताता हूं। क्योंकि भारत देश का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है, अगर आप इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ के करीब कहोगे, तो उसमें से 100 करोड़ लोग जो है ना, वो हिंदी में बातें करते हैं, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन।
हिंदी में बातें करते हैं, हिंदी समझते हैं, बोल पाते हैं, तो मुझे कम्युनिकेट करने में इजी होता है। और ऐसा लैंग्वेज जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, उस लैंग्वेज को सीखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल को अगर मैं यहाँ से दिल्ली चला जाऊंगा और मुझे हिंदी नहीं आता है, तो फिर मैं किस भाषा में बातें करूंगा, है ना। और मैं इस पे बिलीव करने वाला इंसान हूं कि मैक्सिमम भाषाओं को सीखना चाहिए। तमिल सीखो, तेलुगु सीखो, मलयालम सीखो, कन्नड़ सीखो, एसामीज सीखो, बंगाली सीखो, हर भाषा को सीखो, लेकिन हिंदी को इंपॉर्टेंस आपको देना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसको ज्यादातर लोग बोलते हैं, समझते हैं, लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, तो उसको भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। और असम के स्कूल में भी हिंदी को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ एसएमएस को नेग्लेक्ट करना ये नहीं होगा। सर, आपको क्या लगता है लोग हिंदी क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? देखो, एक्सेप्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसके लिए ना मैं अलग अलग बहुत सारे कारण दे सकता हूँ। तो पहला कारण आप ऐसा ले सकते हो कि कुछ लोग जो है ना, वो लोगों को भड़काते हैं कि इससे क्या होगा, इससे हमारा कल्चर बर्बाद हो जाएगा, इससे हमारा जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज खतरे में पड़ जाएगा, इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा कारण है एक्सेंट का प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या होता है कि लोगों का एक्सेंट थोड़ा अलग है, और जब वो हिंदी बोलते हैं तो कुछ अलग टाइप से बोलते हैं। उनका वैसे तो हिंदी बहुत प्यारा लगता है, कमाल की हिंदी बोलते हैं वो लोग, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमें इस लैंग्वेज को बोलना ही नहीं है। तो इस तरह से कुछ कुछ कारण है, रीजन है, ताकि लोग मतलब उसको एक्सेप्ट ना करे या फिर ना बोले। सर, मान लेते हैं अभी आसाम में कोई एक बिगिनर क्रिएटर है, उसको अभी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, उसने यूट्यूब चैनल भी खोल लिया, तो उसको किस लैंग्वेज में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, एज आसामीज या हिंदी? देखो, वैसे रीजनल लैंग्वेज में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा पॉपुलर हो, आपको ज्यादा लोग देखें, आपको ज्यादा लोग पहचाने, तो फिर हिंदी इज बेटर ऑप्शन। हिंदी में करना चाहिए, क्योंकि हिंदी, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हिंदी बहुत सारे लोग समझते, बोलते, लिखते, पढ़ते हैं भारत के अंदर में, तो रीच ज्यादा हो जाता है, जिससे आप ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। हाँ, तो हिंदी इज बेस्ट। जी। सर, अभी हमने धर्म के बारे में बात किया, हिंदी भी बात किया, धर्म के बारे में बात करते हुए मुझे एक बात याद आया था। अभी एक महाराज जो है बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं, वो पुकी महाराज नाम से जाने जाते हैं। क्या ना? पुकी महाराज। वो एक जेनजी ने नाम दिया है। अच्छा। बहुत फेमस है, उनके बारे में सुना है आपने? नहीं, मैं पुकी महाराज के बारे में मैंने नहीं सुना है। अगर मैं सुना होता तो उसके बारे में जरूर बोलता, लेकिन भारत के अंदर में ऐसे कई बाबा आपको मिल जाएंगे जो छद्म बाबा है, मतलब बाबा के रूप में ढाबा है। ओके। तो ऐसे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हर बाबा उस कैटेगरी के नहीं होते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रॉपरली संन्यास ले लिया होता है, जिनको इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे बाबा इस भारत देश के अंदर में हैं, जो कि आपको इवन ठंडे बर्फ में नंगे बदन आपको वो तपस्या करते हुए भी मिल जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन सारे के सारे ऐसे ही है, ऐसा भी नहीं। मैंने जैसे कहा छद्म बाबा, जो बाबा के रूप में ढाबा है, ऐसे भी बहुत सारे हैं। सर, अभी रिसेंटली क्लिप भी वायरल हुआ था, आई गेस, जो इंडियन आर्मी कुछ वीडियोस वगैरह बना रहे थे, और एक संत पूरा खाली शरीर में आ गए थे। बर्फ का, ये ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और आप सोच सकते हो, एक नॉर्मल इंसान अगर वो है तो बर्फ में नंगे बदन तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, और वो कोई एआई से जनरेटेड वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं था। तो एक बाबा जो कि बर्फ में नंगे बदन घूम रहा है, वहां में बैठ के तपस्या कर रहा है, बर्फ अपने ऊपर डाल रहा है, तो आप सोच लो कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ खासियत तो होनी पड़ेगी। क्या आप बर्फ ऐसे ले सकते हो, बर्फ में बैठ सकते हो नंगे बदन? बिल्कुल भी नहीं। और एक बाबा सर बहुत फेमस रहे, शायद आप उनको पहचानते हैं, बागेश्वर धाम बाबा। जी, बागेश्वर धाम। कुछ थॉट्स है उनके बारे में? देखो, मैं वैसे तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा वाद विवाद चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब जो है ये माइंड गेम है, माइंड से खेला जाता है, मतलब माइंड रीडिंग का गेम है, माइंड रीड किया जा सकता है। तो ना मैं माइंड रीडिंग कर सकता हूँ, ना मैं माइंड रीडिंग के बारे में जानता हूँ। अगर मैं नहीं जानता हूँ और ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से बाबा बागेश्वर धाम काम कर रहे हैं, जिस हिसाब की बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो भाई सही लगते हैं। कुछ गलत तो इसमें नजर नहीं आता है मेरे हिसाब से। जी। तो मतलब हमने अभी ये जाना कि आप स्पिरिचुअलिटी भी तो बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी भी आप कितना बिलीव करते हैं? अभी एक ऐप भी फेमस हो रहा है ना सर, एस्ट्रोटॉक। जी, तो देखो भाई, इंडिया का जो विज्ञान है ना, वो काफी पुराना विज्ञान है, जिसे हम लोग साइंस कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है।
जिसको ग्रहों के आधार पर टोटली, जो हमारे ग्रह मतलब प्लैनेट्स के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स, स्टार्स, इनके आधार पर इन ये कहाँ कहाँ पोजीशन है, उसके आधार पर लोगों के बारे में बताया जाता है, उसका नाम भी रखा जाता है उसी हिसाब से, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है। मैं अगर मेरी पर्सनली बात करोगे तो मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे पहले ही बताई गई थी कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो हुई है, इसलिए मैं बिलीव करता हूँ। बाकी करे या ना करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर्सनली मैं करता हूँ। आप करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वायरल्स हो रहे थे वीडियोस वगैरह एक्सपोजिंग एस्ट्रोटॉक, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्रॉड बाबाज भी थे वहां पर जो गलत गाइडेंस दे रहे थे। नहीं, ये तो रियलिटी, मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको हर चीज में नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, मैं बिलीव करता हूँ। क्यों बिलीव करता हूँ? क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मुझे पहले ही बताई गई थी और वो मेरे साथ हुई है, तो इसलिए मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन मैंने ये भी आपको साथ साथ बताया था कि इस देश में बाबा के नाम पर कुछ ढाबा भी चल रहे हैं, है ना, जो रियल में एक्चुअली कुछ नहीं है और वो इस तरीके का काम करते हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि इस तरीके की हरकतें जरूर हुई होंगी, लेकिन पर्सनली मैं बिलीव करता हूं। हाँ, सब में नहीं करता हूं और सब में करना भी नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो देखने के लिए बहुत सारी चीजें हम लोग को मिल जाती है। अगर हर चीज पे हम बिलीव करने लग जाएं तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे टोटली। इसलिए हर चीज को जांच परख कर ही हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। मैं एक बहुत ही बड़े पॉपुलर यूट्यूबर भी थे, उनका नाम ध्रुव राठी है। ध्रुव राठी ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जी। तो ध्रुव राठी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाई, ध्रुव का अपना एक अलग एजेंडा चल रहा है। वो अपने एक अलग एजेंडा के तौर पर काम करता है और मैं उस एजेंडा पे चलने वाला इंसान नहीं हूँ। कैसा एजेंडा? मतलब एजेंडा देखो, यह राजनीति बेस्ड चलता है उनका, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर पार्टी उनको फंड कर रहा है या फिर एक कोई पर्टिकुलर इंसान फंड कर रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट करके उसको ऑडियंस ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से उसको पॉपुलैरिटी मिल रहा है, जिसकी वजह से उसको पैसा मिल रहा है, तो वो वही काम करेगा और वो वही कर रहा है ना। तो मैं उस कैटेगरी का इंसान नहीं हूं। मुझे इतना पॉपुलैरिटी भी नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा पैसा भी नहीं चाहिए। मैं जितना मुझे जो मिल रहा है मैं उसी में खुश हूँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उस पर बात ही ना करूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोई एजेंडा चला रहा है तो वो उसका काम है एजेंडा चलाना, वो चलाता रहे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर बिलीव करने से पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अपने दिमाग का यूज करना चाहिए और उसके बाद ही बिलीव करना चाहिए। जैसे ध्रुव राठी की बात की गई है, तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ध्रुव कुछ अलग स्टाइल से बताता है ताकि वो आपके दिमाग में इंपैक्ट एक डाल सके। मतलब साइकोलॉजी का यूज करते हैं? हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बार का उसका एक वीडियो आया था जिसमें वो एक मतलब देखो किस तरह से एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत काम करता है। वो एक गाय के बछड़े के साथ खेल रहा है और वो कहता है कि ये जो है, ये गाय जो है, ये बहुत इनोसेंट एनिमल होता है, ठीक है, बहुत समझदार होता है, इस तरह की बात कर रहा है। उसके बाद फिर वो अपने बात को लेकर के आता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बीफ कंपनी से चंदा लिया, ठीक है। तो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली उसने ये डाला कि बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है वो बीफ की कंपनियों से चंदा लेती है, लेकिन बीफ का मतलब गाय का मीट तो होता नहीं है। बीफ के मामले में गाय भी आता है और वहीं पर भैंस भी आता है। तो इंडिया के अंदर तो गौमांस बैंड है। दैट मीन्स बीजेपी ने अगर कोई चंदा लिया तो वो भैंस की मीट वाली कंपनी से लिया, जो किसी का भी अधिकार है, और इंडिया में भैंस का मीट तो बैन नहीं है ना। लेकिन उसने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि भाई गौमांस वाली कंपनी, आप समझ रहे हो बात। तो वो एक एजेंडा इस टाइप से चलता है, ठीक है। तो उस एजेंडे पे मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता और ये पर्टिकुलर लोगों का काम है। जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो बीजेपी के हिसाब से चलाता है और जो बीजेपी के अगेंस्ट में काम करता है, उसके अगेंस्ट में बात करता है, वो उसके अगेंस्ट के हिसाब से काम करता है। तो वही हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसी पर ध्रुव राठी एक है और दूसरे पेज पर आपने देखा होगा एलविस यादव, वो उसको एक्सपोज कर रहा है। तो एलविस यादव बीजेपी को सपोर्ट करता है इसलिए वो एक्सपोज कर रहा है, और ध्रुव राठी जो है वो एंटी बीजेपी है, वो दूसरे पार्टियों को समर्थन करता है इसलिए वो बीजेपी के अगेंस्ट में बातें कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ध्रुव के बारे में तो हमने बात कर लिया, थोड़ा एल्विस के बारे में बात करते हैं। लाइक जी, उनके बारे में आप क्या व्यूज रखते हैं? एल्विस के बारे में, उसके बारे में क्या बोलूं मैं। देखो, एक जब तक वो एक एक्टिंग की लाइन में काम कर रहा था
तो उसके एक्ट में कुछ अच्छी बातें भी थी, अच्छा भी लगता था उसके वीडियोस को देखना, लेकिन बाद में आकर के वो कंट्रोवर्सी में घुस गया। उसके बाद से मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ उसको। बहुत सारी हरकतें ऐसी होती है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया आजकल ऐसा ही होता है कि इससे फाइट कर लिया, इससे कंट्रोवर्सी कर लिया। तो ये कंट्रोवर्सी जो भी होता है ना सोशल मीडिया के अंदर, ये पॉपुलैरिटी पाने का तरीका होता है, इन सारे लोगों का मिलीभगत होता है। हम लोग यहाँ देख करके बैठते हैं कि इनके बीच में झगड़ा हो रहा है, हम झगड़ने लग जाते हैं। रियलिटी होता नहीं है, एक्चुअली रियलिटी में नहीं होता है, रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में ज्यादातर 90-95% केसेस जो होते हैं ये क्रिएटेड होते हैं इनकी तरफ से, ताकि ये जो है ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पॉपुलर हो सके। तो मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं कहना, वो एक क्रिएटर है, अपना काम कर रहा है, करता रहे। कंट्रोवर्सी में हमें जाना नहीं चाहिए। मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि नहीं जाना चाहिए। अब कंट्रोवर्शियल पॉपुलैरिटी, अगर पैसों की जरूरत है, लोगों को बहुत सारा पैसा कमाना है, तो कंट्रोवर्सी करते हैं लोग ताकि पॉपुलर हो जाए। और पॉपुलर होने से क्या होता है, वही ब्रांड वगैरह आते हैं आपके पास में। जितना ज्यादा पॉपुलर आप है, जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, ब्रांड उतने पैसे देंगे आपको। तो इसीलिए लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई नहीं जाना चाहिए कंट्रोवर्सी में। बहुत सारे लोग क्रिंज कंटेंट भी बना रहे हैं। हाँ, तो क्रिंज कंटेंट, कंट्रोवर्सी, इनसे व्यूज तो मिल जाता है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। क्रिंज को लोग कुछ महीनों, कुछ सालों तक पसंद कर सकते। साल भी मैं नहीं कह सकता, क्रिंज के लिए तो 1 साल का टाइम भी नहीं रहता है। अगर आप देखोगे तो ये एक क्या था वो टकला दीपक था ना, कुछ दीपक कलाल, उसको देख लो आप, है ना। उसके बाद फिर ये एक आया कुछ अपने ऊपर फेंकता रहता था, पुनीत सुपरस्टार। पुनीत सुपरस्टार। अभी पुनीत सुपरस्टार का क्या हालत है आप खुद देख लो। तो ये सब क्रिंज काम करके ना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकता है। फट से पसंद करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद उसको देखना बंद कर देते हैं। सर आपके हिसाब से आपके कौन कौन से फेवरेट क्रिएटर्स हैं? फेवरेट क्रिएटर्स की अगर बात करो तो दो तो मुझे पता चल गया, कैरे विनाटी और बीबीकी वाइन्स है ना। इन लोगों में देखता हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है इनका वीडियोस वगैरह देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, जिनमें से जैसे खान जीएस रिसर्च सेंटर है, मैं उनके वीडियोस भी काफी देखता हूँ। उसके बाद फिर आपका अवध ओझा है, मैं अवध ओझा के भी वीडियोस देखता हूँ। उसके बाद इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं क्रिएटर्स जिनके मैं देखता हूँ। और ज्यादातर अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं न्यूज ज्यादा देखता और पढ़ता हूँ। न्यूज ज्यादा देखता और पढ़ता हूँ। अवध ओझा का आपने नाम लिया था, अभी उनका भी कुछ आई गेस कंट्रोवर्सी चल रहा था रिसेंटली। हाँ, ये इनके बारे में देखो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। और जब भी लोग पैसा कमाने लग जाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो कंट्रोवर्सीज आ ही जाती हैं। तो उनका स्कूल से रिलेटेड जो भी था, क्लासेस से रिलेटेड कंट्रोवर्सी था, तो ये चलती रहते हैं। ये धीरे धीरे खुद शांत भी हो जाते हैं और चलती भी रहती है लाइफ में। तो ऐसे ही होता है। हाँ, बिल्कुल चल रहा था उनका एक कंट्रोवर्सी। तो अभी हमने बात की सर, आपने जो फेवरेट क्रिएटर्स बोले हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, लेकिन आसाम में कौन कौन से आपके फेवरेट क्रिएटर्स हैं सर? आई लव ट्रैवल एंड फूड। उसके बाद अगर देखा जाए डिम्पू भी अच्छा लगता है, बंदा अच्छा है आसाम में। और ऐसे ही करके हमारा एक भाई है सोनू छेत्री जी, उसके भी वीडियोस में देख लेता हूँ। और भी है बहुत सारे क्रिएटर्स। कोई फीमेल क्रिएटर मैं जनरली फीमेल क्रिएटर्स को इतना देखता नहीं हूँ। और अगर आपने जैसे आप बाद में उस टाइम पूछ रहे थे मेरे से, तो क्रिएटर में मैं एक का नाम लेना भूल गया था, फ्लाइंग बिस्ट। मुझे फ्लाइंग बिस्ट बहुत अच्छा लगता है। फ्लाइंग बिस्ट के मैं व्लॉग्स काफी ज्यादा देखा करता था। फैमिली व्लॉग्स होते हैं, काफी अच्छे व्लॉग्स होते हैं, तो फ्लाइंग बिस्ट को भी मैं देखा करता था। उनका भी रिसेंटली ब्रांड भी लॉन्च हुआ है। हाँ, उनका ब्रांड लाइफ आई गेस। हाँ, वो उनका अच्छा खासा वो काम कर रहे हैं अभी। ब्रांड के बारे में बात कर ही रहे, तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, लाइक सोशल मीडिया में जब लोग फेमस हो जाते हैं जी, एक समय के बाद शायद वो भी अपना ब्रांड क्रिएट करने का उनका एक अंदर पैशनेट होता है वो लोग। हाँ, हो जाता है। क्योंकि देखो ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, जब आपको लोग पहचानने लगे और आपके नाम के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, आपका ब्रांड, तो उसको लोग खरीदेंगे या फिर यूज करेंगे, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, आपको गेन हो रहा है, तो आप उस चीज को यूज करने की जरूर कोशिश करोगे, आप उससे बेनिफिटेड होने की जरूर कोशिश करोगे। इसीलिए आप क्या करते हो, एक टाइम में जाकर के अपना एक ब्रांड लॉन्च करते ही हो। ज्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि जैसे देखो बोला गया है कि यूट्यूब या फिर ये सोशल मीडिया का जर्नी ज्यादा लॉन्ग नहीं होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता है। तो शॉर्ट टाइम में कुछ करके इनकम करके उसके बाद उस पैसे को कहीं और अगर लगाया जा सके तो लाइफ टाइम अर्निंग का एक सोर्स हो जाता है। तो ये सोच करके लोग ब्रांड को करते हैं। मेरा तो सर मेन सवाल ये था कि आपने सोचा है कुछ अपना ब्रांड लॉन्च करने का इन फ्यूचर? देखो मैंने अभी तक नहीं सोचा है,
तो वो शायद ऐसा होगा कि वो समय भी आएगा जब मैं सोचूंगा, लेकिन अभी अगर मैंने सोचा है तो सिर्फ एक चीज सोचा है, मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं ना, जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ट्यूशन फीस वगैरह देना होता है, घर वाले गरीब है, ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक ऑनलाइन क्लास का, ठीक है, लॉन्च कर दूंगा। मतलब यूट्यूब में वे वीडियोस बना करके अपलोड करूंगा या फिर लाइव करूंगा, जिसमें बच्चे आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये सोच रखा है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है इसके लिए। ओके, तो कितना टाइम है सर इसमें अभी? इसके लिए मैंने 4-5-6 महीने का टाइम एक पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो इसके लिए थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो मेरा रूम है उसको टोटली क्लियर करना पड़ेगा, फिर एक डिजिटल बोर्ड लेकर के आना पड़ेगा। जो और डिजिटल बोर्ड की अगर प्राइस की बात करोगे तो आपको अगर एक अच्छा बोर्ड लेना है तो 2 लाख के करीब खर्चा आ जाता है। उसके बाद रूम में आपको और दूसरे खर्चा करने पड़ेंगे, तो डेस्क बेंच वगैरह का खर्च है। तो ये सब करते करते थोड़ा सा, इसीलिए मैंने एक 6 महीने का टाइम लिया। मतलब 2025 में मैं एनी हाउ इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे लाइक? उसमें देखो, सबसे पहले तो मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट एक रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, उसके बाद जो बच्चों के लिए सोशल स्टडीज है वो रहेगा, और उसके साथ साथ मैंने ये भी सोच रखा है कि जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फौज वगैरह को ट्राई करते हैं, इंडियन आर्मी को ट्राई करते हैं, वो फिजिकली क्लियर कर देते हैं, है ना, मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जा करके फिर वो रिटन एग्जाम में अटक जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर प्रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। तो उस रिटन के लिए भी मैं उनको प्रिपेयर कर सकूं, मैं कुछ ऐसा कोशिश यहाँ पर करूंगा। थोड़ा बोलना चाहेंगे लाइक कैसे हमें रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? इसके लिए देखो, इसके लिए सब्जेक्ट मटेरियल होता है इंडियन आर्मी का, जो भी सब्जेक्ट मटेरियल रहेगा उस सब्जेक्ट मटेरियल को हमको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या उसमें आता है, और उन चीजों को जो जो आता है, या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस अगर हमने चेक कर रखे हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को स्टडी करना पड़ेगा हमें, और उसको जाकर के लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तब जाकर के आप क्लियर कर सकते हैं। जी, तो ब्रांड तो चलता रहेगा। पहले हमें यूट्यूब का एल्गोरिथम, सो एज अ बिगिनर क्रिएटर, इवन अभी मैं भी बिगिनर ही हूँ, तो मुझे यूट्यूब को अभी तो यूट्यूब का एल्गोरिथम क्रैक करने का तरीका तो बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के आपको तरीके बताएंगे। कोई भी तरीका परफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि उसको क्रैक करना इतना इजी नहीं होता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है ना, वो होता है कंसिस्टेंसी। आप किस टाइम पर कितने वीडियोस कितने दिन में अपलोड करते हो, उसको आपको फिक्स करके रखना होता है। उसके बाद दूसरा होता है, आपको थंबनेल पर बहुत अच्छे से काम करना होता है। इंगेजिंग थंबनेल होना चाहिए, आई कैचिंग थंबनेल होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपके कीवर्ड्स को आप प्रॉपरली यूज करो, बाकी सब धीरे धीरे खुद ब खुद हो जाएगा। और मैं इतना जानता हूं कि यूट्यूब फट से आपको ग्रो होने नहीं देता है, करता है कि क्या ये बंदा जेन्युइन बंदा है या नहीं, ये बंदा कुछ दिनों तक इंतजार कर सकता है या नहीं, ये बंदा कुछ दिनों तक काम कर सकता है या नहीं, या फिर ये बंदा बीच से छोड़ करके निकल जाने वाला बंदा है। तो ये चेक करता है यूट्यूब, और जब उसको महसूस होता है कि नहीं, उसका एल्गोरिदम ठीक है, बंदा सही है। कितना टाइम लगता है? मैं देखो, कुछ टॉपिक्स लेकर के होता है। जो यूनिक टॉपिक्स है वो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें जो कॉमन टॉपिक्स है ना, कॉमन चीजें हैं, कॉमन चैनल्स हैं, तो उन चैनल को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम यूट्यूब लेता है। अब जितना यूनिक कंटेंट आप डालोगे उतना जल्दी ग्रो होने के चांसेस आपको रहते हैं। और इवन एक बहुत ही बड़े क्रिएटर है, इवन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिएटर आई गेस, मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट, उन्होंने कहा था कि शुरुआत में बस हमें फोकस करना चाहिए अपलोडिंग 100 वीडियोस। शुरुआत में हमें क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए, लेकिन क्या हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए या क्वांटिटी पे? नहीं, देखो, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो फिर हम वो क्वालिटी लेकर नहीं आते हैं। क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होता है। जैसे मिस्टर बीस्ट ने बोला है कि 100 वीडियोस अपलोड करने का हमें टारगेट एक ले लेना चाहिए। तो 100 वीडियोस अपलोड करते करते क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। आप पहला वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा करेंगे, तो पहले से थोड़ा सा दूसरा इंप्रूव होगा, फिर दूसरे से तीसरा थोड़ा इंप्रूव होगा। ऐसे करते करते इंप्रूवमेंट आते आते जब तक आप 50 वीडियोस अपलोड कर लोगे ना, तब तक मतलब क्या होता है कि आपके वीडियोस में बहुत क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो चुका होता है। तो क्वालिटी वहां से आना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो धीरे धीरे खुद आ जाएगा। खुद आ जाएगा। ओके सर, ये तो बात कर ली हमने यूट्यूब का एल्गोरिथम।
इंस्टा के एल्गोरिदम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंस्टा देखो, इंस्टा में भी ऐसा है, सबसे पहले तो आपको प्रोफेशनल कर लेना है उसको, इंस्टा को। उसके बाद आपको रेगुलर बेसिस में एक पर्टिकुलर टाइम में, जब इंस्टा में सबसे ज्यादा यूजर्स एक्टिव रहते हैं, उस टाइम पर आपको अपने रील्स अपलोड करने चाहिए। कौन सा बेहतर टाइम होगा वो? मेरे हिसाब से तो 5-6 बजे का करीब, इवनिंग का। हाँ, और फिर ज्यादातर यूजर्स उस टाइम पर एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब में मैंने 4 बजे के करीब मैंने ज्यादातर यूजर्स को एक्टिव देखा है, और इंस्टा में ये 6 बजे के करीब एक्टिव रहते हैं। तो ये टाइम होता है जिस टाइम पर लोग एक्टिव रहते हैं। और इंस्टा में आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। 1.5 मिनट का वीडियो है, आपको डेली अपलोड करो तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो इंस्टा के एल्गोरिदम में और एक सर बात ये उठ के आता है, हैशटैग्स मैटर नहीं करते बोलते, तो हैशटैग क्या मैटर करता है अभी के टाइम पे? मैं ये तो नहीं बोल सकता कि हैशटैग मैटर करता है या नहीं करता है, क्योंकि इंस्टा में ऐसा है, इंस्टा में फीड में ज्यादातर चलता है जी, सर्च करके लोग ज्यादातर नहीं ढूंढते। तो हैशटैग तभी यूज होता है जब लोग सर्च कर रहे होते हैं ना। तो मैंने अभी तक जितने भी मेरे जो व्यूअर्स आए हैं, जिनसे मेरी बात होती है, जो मुझे मैसेज करते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको किसी ने शेयर किया वीडियो या फिर आपने कुछ सर्च किया तो आया, तो वो मुझे बताते हैं कि नहीं सर, फीड में आया था, हम देखते थे। तो ज्यादातर फीड में जा रहा है। दैट मीन्स हैशटैग इतना मैटर नहीं कर रहा है। तो और एडिटिंग कितना मैटर करता है आज के जमाने में? एडिटिंग बहुत मैटर करता है आज के जमाने में। जितना ज्यादा क्वालिटी, क्योंकि अभी ऐसा जमाना आ गया, एआई का जमाना, लोग एआई का सहारा लेकर के वीडियोस बना रहे हैं, तो उनका एडिटिंग में एक अलग लेवल का क्वालिटी होता है, जिसकी वजह से लोग उसमें इंगेज ज्यादा हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें ज्यादा एडिटिंग कमाल का नहीं है, इतना अच्छा वीडियो नहीं है, तो लोग उसमें इंगेज नहीं होते हैं ना। तो इसीलिए एडिटिंग मैटर करता है। आप कितना कमाल का एडिट कर सकते हो, इतने कमाल के व्यूज आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। सर, और मैंने और एक ये भी चीज पढ़ा था कि अभी यूट्यूब जो है या फिर इंस्टाग्राम जो है 2014-15 जैसा नहीं रहा है, बहुत इवॉल्व हो चुका है। हाँ। अभी हमें अगर शुरू करना है तो अच्छे टूल्स लेने पड़ेंगे, तो इसके चक्कर में लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ। तो उसमें आप क्या बोला चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, आप नॉर्मली काम करो, फ्री वाले बहुत सारे ऐप हैं, उनसे काम करना स्टार्ट करो। जब आपका अर्निंग आना शुरू होता है तब आप करो, क्योंकि काम कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा या नहीं वो भी आपको पता नहीं। आप फालतू में पैसे डुबा दोगे और बाद में दुख लगेगा, आपको तकलीफ होगा। उससे बेटर है जो फ्री वाली चीजें उससे आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके बाद में जा करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो, जब वहां से अर्निंग आपको होता है। तो मैं ये कहता हूँ, इवॉल्व तो बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी जैसे पहले लॉन्ग वीडियोस बहुत ज्यादा चला करते थे, आज के दिन में बच्चों की अगर कंसंट्रेशन पावर की बात करोगे तो 8 सेकंड 9 सेकंड्स का कंसंट्रेशन बच गया है। तो लॉन्ग में तो जाते ही नहीं लोग शॉर्ट देखते हैं, है ना। तो इसीलिए इंस्टा के रील्स वगैरह काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। यूट्यूब में भी देखना आप, जो शॉर्ट्स वगैरह है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। बिल्कुल सर। और अभी हम ये सब इंस्टा एल्गोरिथम, यूट्यूब एल्गोरिथम के बारे में बात किया, थोड़ा अभी इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। जी बिल्कुल। अभी जैसे सर आपका एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ जी सर, उसका नाम क्या है, बताना चाहेंगे? जो बेबी है उसका नाम मैंने रखा है आद्विक। आद्विक का अगर मीनिंग पूछोगे तो आद्विक का मीनिंग होता है यूनिक, कुछ हट के, है ना, अलग। तो आद्विक का मीनिंग होता है यूनिक, इसलिए मैंने उसका नाम आद्विक रखा, क्योंकि वो मेरे लिए यूनिक है। मैंने कहा था, मैं सोचता था कि घर में बेटी आए, लेकिन बेटा आया है। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए यूनिक हो गया। और सर डेट भी मुझे याद है, बर्थडे का 5 सितंबर। हाँ, उसी दिन हम आपसे पहली बार मिले थे। जी टीचर्स डे का दिन हुआ। टीचर्स डे के दिन, बिल्कुल। हाँ सर, तो पेरेंटिंग पे मतलब क्या बोला जाए, क्या हाउ ए चाइल्ड? पेरेंटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप किस तरह से अपने बच्चे को बड़े कर रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे को हर छोटी से छोटी चीजें बचपन से ही सिखाते रहना चाहिए आपको। जैसे मेरा बड़ा बच्चा है, तो मैं उसको बचपन से ही मैं उसके दिमाग में डालता रहता हूँ कि फ्यूचर में जाकर के उसको क्या करना है। मैं उसको फ्यूचर के बारे में बताता रहता हूँ, और साथ साथ बिहेव किस तरीके का होना चाहिए, मम्मी पापा लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, धर्म नाम का क्या चीज है, धर्म हम किसे कहते हैं। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें बच्चों को बचपन से देनी चाहिए। और बहुत सारे लोग बच्चों को मार पीट करके बड़ा करते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जितना ज्यादा हम फ्री फ्रैंक होकर के, मिल करके, समझा करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं ना, मार पीट करके उसको हम नहीं कर सकते। तो उसको अवॉइड करना चाहिए और प्यार से समझाते हुए उसे आगे लेकर के चलना चाहिए। मारपीट जैसे सर अभी आपने बोला कि पेरेंट्स को अभी इतना मारना नहीं चाहिए, स्कूल्स में भी हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में आजकल इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है,
उसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आते हैं आज? अब देखो, स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल में जाकर के हंगामा लगा देते हैं, कभी टीचर ने अगर कुछ कर दिया बच्चे को तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं। क्योंकि बच्चों ने अगर टीचर का डर नहीं रहेगा, हम भी मार खा के बड़े हुए हैं, टीचर कभी भी ऐसे नहीं मारते कि आपका बच्चा मर ही जाए या फिर उस बच्चे को इतनी चोट आ जाए कि वो घायल हो जाए, हॉस्पिटलाइज करना पड़े। वो इस हिसाब से उनको डराते हैं या फिर इस हिसाब से पनिश करते हैं ताकि उनका जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर हो जाए। तो मेरे हिसाब से जहां तक टीचर नॉर्मली कोई चीज कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसको ज्यादा जोर दे करके या फिर छोटे छोटे बच्चों को पीटना ये गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि छोटे बच्चे तो छोटे ही होते हैं, उनको प्यार से ही समझाया जा सकता है। और जो थोड़े मिडिल वाले होते हैं मतलब ना, तो उनके साथ थोड़ा हल्का कुछ होना चाहिए स्ट्रिक्ट, मेरे हिसाब से ऐसा मैं सोचता हूँ। हम एजुकेशन सिस्टम का जब बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या कमियां हैं? हाँ देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल की बात करोगे तो मैंने बहुत सारी कमियां देखी हैं। जैसे मैं केवीएस में पढ़ा हूँ, मैंने बोला जैसे, तो सेंट्रल स्कूल जो हुआ करते थे वहां पर बहुत सारी फैसिलिटीज हुआ करती थी। आपका एक गेम्स का पीरियड भी हुआ करता था शायद, है ना, आपको गेम खेलने के लिए भी मिलता था। आपके हाउस में आपको डिवाइड किया जाता था, जिसको हर फ्राइडे या सैटरडे को आपका सीसी एक्टिविटीज चलते थे, को करिकुलर होता है। आपको गेम्स इन स्पोर्ट्स, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्या खेलना है, कबड्डी खेलना है, खो खो खेलना है, आपको हर गेम खिलाया जाता था। और साथ साथ क्लासेस भी आपके प्रॉपर ढंग से होते थे। हर पीरियड टीचर पहुंच जाएंगे, वो क्लास करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में मैंने देखा है गेम्स इन स्पोर्ट्स में कोई ध्यान नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज में कोई ध्यान नहीं। और उसके साथ साथ कभी कभी तो ऐसे होता है जैसे बच्चों के क्लासेस खाली चले जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि टीचर क्लास में जाकर भी नहीं पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में कमियां देखी है मैंने। और इन कमियों को दूर करके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि सिर्फ कुछ लैंग्वेजेस को पढ़ करके या फिर जो लेसन्स हमें पढ़ाए जाते हैं लाइफ में, उन लेसन्स को पढ़ करके हम लोग लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, सपोज अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसी हिसाब से उसको, वो तो फ्यूचर में आता है बातें, लेकिन बचपन से अगर हम उसको उस डायरेक्शन में लेकर के जाएं, उसी हिसाब का लेकर के जाएं तो बहुत ज्यादा बेटर। जैसे किसी को ड्राइविंग करनी होती है तो उसको ड्राइविंग सिखाया जाए, है ना। मैं ये चाहता हूं कि मतलब हर प्रोफेशन के लिए एजुकेशन होना चाहिए, तो वो बेटर हो सकता है। क्या आपको लगता है भगवत गीता या फिर कुरान, ये सब स्पिरिचुअल हम लोग के होली बुक्स है, इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए हम लोग स्कूल में अभी? देखो, मेरे हिसाब से जहां से बहुत ज्यादा परफेक्ट नॉलेज मिल रहा है तो वो तो बिल्कुल भी कराना चाहिए। सबसे पहले तो उसका आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिसर्च हो, भाई इसमें जो बताया जा रहा है ये परफेक्ट है या नहीं, जो सिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं, और इस चीज को सीख करके क्या बेनिफिट होता है। अगर ये लगता है कि नहीं भाई ये तो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सिखाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सर, तो अभी एजुकेशन भी कर लिया हमने, सेक्टर कंप्लीट, थोड़ा लव लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा। लव का बात मत करो यार। लव बोलते हो ना, लोग अक्सर ये कहा करते थे कि भाई तू बंदा करेगा क्या, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता था 3 महीने एक गर्लफ्रेंड है तो 3 महीने के बाद गर्लफ्रेंड बदल जाती थी। आपका भी ऐसा होता था? होता था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप पहले से हैंडसम थे? हैंडसम तो मतलब कहाँ, मैं हैंडसम, मैं जैसा अभी हूँ वैसे। सर थैंक यू यार। हाँ, ऐसे हुआ करता था मैं, तो हर 3 महीने में गर्लफ्रेंड बदल जाया करती हर 3 महीने में यार। ये मतलब होता है एक उम्र का ना, आप एक उम्र में जब रहते हो तो उस टाइम में ये दिमागी इसी टाइप से चलता है कि आज ये है तो भाई कल कोई और, है ना। थोड़ी खूबसूरत और देख ली तो लगता है कि नहीं ये होनी चाहिए गर्लफ्रेंड। तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन कॉलेज में जब आया तो अभी जिसके साथ जो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ जो अभी मेरा लल्ला हुआ है, जी। तो उनके साथ आकर के मेरा अफेयर स्टार्ट हुआ था कॉलेज में। और ये कॉलेज में जुबिन का फंक्शन हुआ करता था, उस जुबिन के फंक्शन हो रहा था, उस फंक्शन के टाइम में मैंने फील्ड में घुमा घुमा करके उसको प्रपोजल दिया था। और उसके बाद से 9 साल तक हमारा अफेयर चला। फिर उसके बाद हमारा शादी हुआ, आज शादी के कई साल हो गए और हम लोग साथ में हैं, अब बच्चे हैं अपने। तो जेनजी या फिर यूथ को आज कैसे लड़की पटाना चाहिए, क्या एडवाइस देना चाहिए? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो भाई, पहले पढ़ाई में इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि लड़कियां आपके पीछे बाद में खुद आ जाएंगी, ठीक है। क्यों? आजकल की लड़कियां जो है ना
वो अपने फ्यूचर को देखती है, अपने लाइफ कितना सिक्योर है वो देखती है। एक लड़के के साथ उसको अफेयर तभी तक अच्छा लगेगा जब तक वो लड़का उसके लिए बहुत सारी चीजें फुलफिल कर सकता है। जैसे सपोज उसको एक कपड़ा खरीदना है तो वो खरीद दे सकता है ना। तो इस तरीके की होती हैं आजकल की लड़कियां। तो मेरे हिसाब से भाई लड़कियों के चक्कर में नहीं, पहले वो 3 इडियट्स में कहा गया था ना भाई जी। वो उसके पीछे एक्सीलेंस के पीछे भागो। तो उसी टाइप की बात है, लड़कियों के पीछे मत भागो, ठीक है। आप जॉब के पीछे भागो या फिर ऐसी चीजों के पीछे भागो जहां से आप क्या कर सको, उस लड़की को आप अपना बना सको। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ। बाकी पटाने की बहुत सारी तरीके होते हैं। बता दीजिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से देखो भाई, हमारे जमाने में तो एक चीज बहुत ज्यादा काम किया करता था, आजकल भी काम करेगा वो। लड़कियों को तारीफें बहुत ज्यादा पसंद, कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ एकदम बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट्स दो, उनकी तारीफें करो, ठीक है। उनको बताओ कि यार आप कमाल की हो, सच में आपकी आंखें बहुत प्यारी है, आप बहुत प्यारे हो, ठीक है ना। इस तरह से आप 2-4 दिन बात करोगे ना, वो खुद ब खुद इम्प्रेस हो जाएगी। सर लड़के तो लेकिन लुक्स के पीछे बहुत भागते हैं। हाँ। तो आपका तो एक्सपीरियंस बहुत है। हाँ। आपको क्या लगता है, लुक्स मैटर करता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता है। करता होगा सर थोड़ा तो किसी क्षेत्र में थोड़ा सा करता होगा, कहीं पर किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए, लेकिन हर किसी के लिए लुक्स मैटर नहीं करता है। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं हुआ करता था, लेकिन मुझसे पड़ जाती थी लड़कियां, मुझसे पड़ जाती थी। तो मान लेते सर एक हैंडसम गुड लुकिंग अच्छा फिजिक वाला बंदा है एक साइड, और एक साइड बहुत रिच गाय है जो इतना एवरेज लुकिंग है, लड़कियां किसको चूज करेंगे आपके हिसाब से? पक्का अगर आप देखोगे ना तो वो रिच वाले के साइड में जाएंगे, रिच वाले को चूज करेंगे बिल्कुल। क्योंकि देखो लड़कियों को ऐसा होता है कि उसको एक गाड़ी में घुमा सके, बाइक में घुमा सके, उसको जिस चीज की जरूरत है वो चीज दिला सके, कोई ऐसा बंदा उसके साथ हो। तो वो वाले दिन चले गए भाई, जिस दिन में ऐसा हुआ करता था कि कुछ नहीं है लेकिन मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ, मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, सूखा रोटी खाऊंगी, वो जमाना चला गया। वो जमाना आज के जमाने में क्या लड़कियां ऐसा एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे लड़की मेरे हिसाब से बहुत रेयर, ना के बराबर। ढूंढे कैसे उनको? बहुत मुश्किल है, आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं पे दिया लेकर के भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगी, बहुत कम ऐसी लड़कियां होंगी, नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, फ्यू। सर और कुछ डेटिंग टिप्स देना चाहेंगे? और डेटिंग टिप्स देखो भाई, मैं तो ये कहूंगा कि डेटिंग के चक्कर में पड़ो ही मत, ठीक है ना। पढ़ना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल भी डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है हमें। हम लोगों को स्टडी पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि वही हमारे लाइफ को बना सकता है, डेटिंग हमारे लाइफ को बिगाड़ सकता है। बस मैं यही कहूंगा। तो प्यार मोहब्बत की बातें तो हो गई, कभी आपने स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे किसी को पेला है? मारपीट, हाँ ये पेलना शब्द थोड़ा सा मतलब ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो हाँ पक्का यार, मारपीट मैं बताऊं कि स्कूल के टाइम में तो गुंडा हुआ करता था मैं। अभी भी जब स्कूल में मैं पढ़ाया करता था बच्चों को, मैं बोलता हूँ पहले ही देख मुंह बंद करके बैठ, क्योंकि तेरे से बड़ा गुंडा मैं हूँ। मेरा ये पूरा डायलॉग, मैं टोटली अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि मैं बहुत बड़ा गुंडा। तो बहुत ज्यादा मारपीट किया है, लड़ाई झगड़ा किया है, और ये यंग एज में आता है। मेरे अगर इस नाक को भी देखोगे ना आप, थोड़ा सा बैंड है, तो ये मारपीट की वजह से हुआ है। तो काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाला। हाँ ये हुआ है कि मुझे स्कूल की तरफ से ऐसा पनिशमेंट आज तक नहीं मिला मारपीट के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा हुआ करता था। तो जो पढ़ाई में अच्छा होता है ना वो इन सब चीजों से बच जाता है, तो मैं भी बच जाया करता था, लेकिन मारपीट करता बहुत था। तो अभी मान लेते आप स्कूल टाइम पे हैं, हाँ। आपको मुझे दम देना है, आप कैसे देंगे? मैं मतलब अगर आप मेरे को देखो, ऐसा होता है कि कुछ होना चाहिए तभी मैं आपको दम दूंगा मतलब मैं आपसे लड़ूंगा। मान लेता मैंने आपकी बंदी को छेड़ा है, आप मुझे कैसे? अबे तूने कैसे छेड़ा? वो तेरी भाभी है, तेरे को पता था कि नहीं? भाभी नहीं है मेरी। भाभी कैसे नहीं है? पूरे स्कूल को मैंने बता रखा है कि वो मेरी है, तो फिर तूने छेड़ा कैसे? कभी तेरी हिम्मत कैसे? नहीं, हिम्मत कैसे हुई तेरी? बस बात खत्म भाई। इसी तरह से लड़ाई जो है ना वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हो जाता है वो। कॉलेज लाइफ में हुआ है? कॉलेज लाइफ में भी हुआ है, कॉलेज लाइफ में। लेकिन कॉलेज लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे दोस्तों ने पूरा घेर करके उसको अच्छे से पेल दिया था। तो अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे तेजपुर में जो मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं जब भी, तो उन्होंने घेर करके उसको पीट दिया था, उसको भागना पड़ा। तो ये सब हुआ है मेरे साथ लाइफ में बहुत। लड़ाई झगड़ा करना चाहिए कि नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से भाई ये एक जवानी में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नहीं, ये खुद ब खुद हो जाता है। मेरे हिसाब से तो बचे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन लाइफ की लड़ाई झगड़े की शिक्षा भी एक होनी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि कभी भी ये काम आ सकता है आपको सेल्फ डिफेंस के लिए। वैसे तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन लड़ाई झगड़ा किया है मैंने, बहुत किया। सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है।
क्योंकि आप लड़ोगे नहीं तो मरोगे। बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया सर अभी आपने। तो अभी एंड करते हैं सर इस लास्ट सवाल से, ऐसा बेस्ट एडवाइस जो आप यूथ या फिर जेनजी को देना चाहेंगे। तो मैं जो हमारी यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, मैं यंग जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, अभी जो फ्यूचर जनरेशन आ रहा है, मतलब जो फ्यूचर आ रहा है, तो वो फ्यूचर काफी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा फ्यूचर आने वाला है जिस फ्यूचर में अगर हमारे अंदर प्रोफेशनल कुछ क्वालिफिकेशन है तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, वरना हमारा लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और सरवाइव करने के लिए हमें लड़ना होता है। तो भाई इसीलिए एजुकेशन के सेक्टर में, प्रोफेशनल सेक्टर में अपने आप को फोकस करो। क्रिकेटर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलो, फुटबॉलर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा फुटबॉलर बनो। और अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आप अभी से फिक्स करो और उसी के लिए काम करो और आगे बढ़ करके जाओ। नहीं तो फिर लाइफ में कुछ नहीं। जैसे जंगल में जीने के लिए एक शेर को बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है ना, वैसे ही आपको भी ये इस पृथ्वी रूपी जंगल में जीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ज्यादा लड़ना होगा। सो सर आज का पॉडकास्ट इधर ही खत्म करते हैं। बहुत अच्छा सर लगा आपको मिल मुझे भी अच्छा लगा बहुत सर। अच्छा। बाकी हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हमने, तो आपको हम देना चाहते हैं। थैंक यू। अगर नहीं लाते तो और नहीं सर, अच्छा ये तो हमारा कर्तव्य है सर। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये टू ओके, वेरी गुड। जी सर, एक बाकी फोटो क्लिक करना चाहते हैं हम। जी जरूर।